अलावा अगर और भी कुछ बच जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं बचना चाहिए, अगर फिर भी कुछ बच जाएगा तो फिर उसको जो है विविध में हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है, इससे हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन पिछले क्लास में जो बात हम आपको बताए हैं उसमें से 2 4 5 क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए उन प्रश्नों का। दीजिए तो सम्मिलित रूप से ही पूछ रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 नहीं पूछ रहे हैं कि परेशान होना है आपको, एकदम नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत तोपखाने के प्रधान को क्या कहा जाता है? मीरे, बहुत बढ़िया। नौसेना के प्रधान को मीरे। अच्छा, घुड़सवार 2 प्रकार के होते थे, बरगीर और सिलेदार। जिसके पास अपना घोड़ा और अस्त्र शस्त्र, सिले जो राज्य से घोड़ा और क्या कहलाता था? अच्छा, अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब की है? 1577। 1500। इसका द्विवर्गीकरण कब किया गया? 1592। आगे बताइएगा, कौन कौन ऐसे मनसबदार थे जिनको 7000 मनसब दिया गया था? मान सिंह और अजीज। सामान्य तौर पर कितना दिया जाता? 5000 नाम। 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। 2 अस्पा सिंह अस्पा किसने? जहांगीर ने। आगे बताइएगा, फैज और शाह नामक नहर किसने बनाया? शाह जहां ने बनाया। पपीता मक्का कहां से लाए गए थे भारत? अमेरिका से। और तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध किसने लगाया? किसने? जहांगीर ने लगाया। आगे, अमेरिका की खोज का विवरण अकबर के दरबार के नवरत्नों में से किसने किया था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने किया था। आगे बताइएगा कि मदद-ए-मांस भूमि किसे कहा जाता था? विद्वानों को अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि। अकबर के शासनकाल में फसलों की बारंबारता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण कितने वर्ग? कौन कौन? पौलज, प्रति, चाचर और जिसमें 1 वर्ष में 2 फसल उगाई जाती थी। पौलज ना, 1 वर्ष छोड़ 1 वर्ष फसल उगाई जाती। क्या? 3 या 4 वर्षों के अंतर, 5 वर्षों के अंतर। चलिए, याद तो है आप लोग को। चलिए, सबको तो याद नहीं है, लेकिन 50% लोग को याद है। गेहूं के साथ घुनो पिसाया है। तो वास्तविकता का पता तो तब चलता है जब सिंगल 1 बाय 1 पूछते हैं, तब वास्तविकता का पता चलता है। देखिए, लोग जो है डरते हैं, डरना उड़ना नहीं है, डरते हैं मतलब जो है जिस रोज क्वेश्चन पूछे जाने का रहता है उस रोज जो है लोग अपसेंट होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, रिजल्ट भी सबका नहीं होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत कम कंपटीशन है। आप लोग को लगता है बस 8 लाख 10 लाख फॉर्म गिराया है, पढ़ने वाला 25-50 हजार होता है, बस कंपटीशन 25 से 50 हजार के बीच है, बाहरी के बीच कोई कंपटीशन नहीं है। लोग तो पहले ये डरे से, जैसे कि सोमवार को भी अब एक पूछने का हो गया है, ठीक है, पूछने का हो गया है, तो ऐसे ही लोग जो है अपसेंट करते जाएंगे और आप लोग बेहतर बनते जाइएगा, समझ गए? हाँ, कटअप गिरते जाएगा, समझे? कटअप गिरेगा और आप लोग बेहतर बनते जाइएगा। तो एकदम पढ़िए। अरे पढ़ने आए हैं, पढ़िएगा नहीं तो क्या कीजिएगा? देखिए, अब तो शनिवार को जो टेस्ट शुरू किया पता है ना, उसका डिस्कशन दे रहे हैं। सोमवार को वो पूछेंगे और प्रत्येक शुक्रवार को इकोनॉमिक्स पूछेंगे, प्रत्येक शुक्रवार को इकोनॉमिक्स, और बुधवार को जो है दे देते हैं पूरे पिछले सप्ताह का डेली टेस्ट सीरीज, ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पूछेंगे। हो गया, काम खत्म है। अपसेंट पर अपसेंट लोग करेंगे, एकदम सही है। चलिए आगे आइएगा। मुगल स्थापत्य कला। अब आइए बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए। ठीक रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। पढ़ेगा तो बढ़िया से पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। चलिए देखिए, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है
इसका मतलब क्या है? स्थापत्य कला शब्द का जो प्रयोग हुआ है, स्थापत्य कला क्या? स्थापत्य कला मतलब बड़े बड़े भवन के निर्माण, बड़े बड़े भवन के निर्माण, बड़े बड़े मस्जिद के निर्माण, बड़े बड़े स्मारक के निर्माण, इन्हीं सब चीजों को स्थापत्य कला के अंतर्गत जो है देखा जाता है। तो स्थापत्य कला का मतलब भवन, मस्जिद, स्मारक इत्यादि, ये सभी स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। और मुगल काल में जो बड़े बड़े भवन, मस्जिद, स्मारक, मकबरा, ये सब जो बनाए जाते थे, इसमें लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, खुरदुरे पत्थर, खुरदरे पत्थर, इन सभी का प्रयोग किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि जो हुमायूं का मकबरा बना था, उसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। जो एतमाउद्दौला का मकबरा बना था, उसमें संगमरमर, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। जो ताजमहल बना था, उसमें भी सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। फिर आपको जो बीबी का मकबरा बना है, उसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर दोनों का प्रयोग हुआ है। तो मुगल काल के अंतर्गत स्थापत्य कला की नींव को अगर हम देखें, तो मुगल काल के अंतर्गत स्थापत्य कला की नींव बाबर के समय पड़ी थी। मुगल काल के अंतर्गत स्थापत्य कला की जो नींव थी, वह बाबर के समय पड़ी थी। बाबर के समय स्थापत्य कला की नींव पड़ी थी। मतलब बाबर के समय मस्जिद, भवन, मकबरा, इमारत, स्मारक इत्यादि का निर्माण होना प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि बाबर ने, आप याद कीजिए, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद बनाया, और बाबर ने पानीपत में जो मस्जिद बनाया, उसे पानीपत का काबुली बाग मस्जिद कहा जाता है। उसे पानीपत का काबुली बाग मस्जिद कहा जाता है। और यहीं से भारत में मुगल वंश के संदर्भ में स्थापत्य कला की नींव पड़ी मानी जाती है। तो मुगल काल के अंतर्गत स्थापत्य कला की जो नींव पड़ी है, वह आपको बाबर के समय। फिर हुमायूं, बाबर के बाद मुगल बादशाह हुमायूं बने। हुमायूं तो हमेशा युद्ध ही लड़ता रहा। हुमायूं के जीवन में स्थायित्व बहुत ज्यादा नहीं आ पाया। तो हुमायूं स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सका। बहुत बड़ा योगदान स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुमायूं नहीं दे सका। लेकिन हुमायूं के बाद अगले बादशाह बने अकबर। अकबर का लगभग 49-50 वर्ष का शासनकाल रहा है। आप जोड़ घटाव कर लीजिए, आपको 1556 से 1649 वर्ष, 49 वर्ष का शासन रहा है। तो एक लंबा शासन जो है आपको मुगल बादशाह अकबर का रहा है। और लड़की लोग आपस में बतियाना नहीं है, सुनिए ध्यान से। लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर को ध्यान से सुनिए। देखिए, आप लोग कहते हैं कि जैसे आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम लेकर के, एक बात बोलते हैं कि याद नहीं होता है। तो याद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनते ही नहीं है। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, लेक्चर को ध्यान से सुनने के साथ साथ जो है याद करवाने वक्त याद कर लेंगे, और घर पे जाकर के उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, और साप्ताहिक और मासिक रिवीजन करेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि याद नहीं रहने की समस्या आपके साथ होगी। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मतलब हम जो समझा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। फिर जब हम याद करवाते हैं, हम समझाने के बाद तो याद भी करवाते हैं, तो फिर उस टाइम याद कीजिए। फिर घर पे जाकर उस चीज को एक बार पढ़िए। घर पे जाकर के सोने से पहले एक बार उस चीज को पढ़िए। फिर सप्ताह में रविवार को छुट्टी रहता है, पूरे सप्ताह में जितना पढ़ाया गया है रविवार को उसका रिवीजन कीजिए। फिर महीना का अंतिम रविवार जो है, पूरे महीना में जितना चीज को पढ़ाया गया है उसका आप रिवीजन कीजिए। ये एक सही तरीका होता है पढ़ने का। लेकिन इस तरीका पर कितने लोग चलते हैं? ऐसा थोड़े है कि ये बात हम पहली बार आपको बोल रहे हैं कि डेली बेसिस पे पढ़ना है, साप्ताहिक रिवीजन करना है, मासिक रिवीजन करना है। क्या ये बात आज से पहले तो कभी आपके जीवन में हम नहीं बोले हैं? कभी बोले हैं? कभी नहीं बोले हैं।
जीवन में तो आप हमको पहली बार देख रहे हैं आज। आज से पहले तो आप हमको जीवन में कभी ना सुने थे ना देखे थे, क्या यही ना सच्चाई है? इससे पहले भी हम ये सब बात बोल चुके हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो प्रॉपर तरीका, ये जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो बात अभी हमने डिस्कस किया है, इस तरीका को कितने लोग अपनाते हैं ईमानदारी से? बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ठीक है? कितने लोग अपनाते हैं सच में? हाथ खड़ा कीजिए तो देखिए, गिने चुने 2 4 5 लोग अपनाते हैं। बताइए, इस तरीका को अपनाइए महाराज, रिजल्ट ऐसे थोड़े हो जाएगा भाई। चलिए आइए, अब आपको हुमायूं को देखें, हाँ हो गया, अब आइए बोर्ड पे, ठीक है? हुमायूं को अगर हम देखें तो जो हुमायूं है, जीवन भर तो युद्ध ही लड़ता रहा, यत्र तत्र जैसे तैसे हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं के बाद अकबर के समय मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अस्थिरता के दौर का प्रारंभ हुआ और अकबर ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, एक बड़ा साम्राज्य अकबर ने खड़ा किया। और जो मुगल बादशाह अकबर है, अकबर के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में वास्तविक तौर पर विकास हुआ, वास्तविक तौर पर विकास हुआ। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में वास्तविक तौर पर अगर हम विकास को देखें तो वास्तविक तौर पर विकास अकबर के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुआ। अकबर के बाद बादशाह जहांगीर बने। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन ऐसी भी बात नहीं थी कि रुचि थी ही नहीं, रुचि थी लेकिन बहुत अधिक रुचि नहीं थी। जहांगीर के काल में भी कई सारे मकबरों का विशेष तौर पर निर्माण हुआ और इसके अलावे बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मस्जिद, ये सब जहांगीर के काल में नहीं बने थे। लेकिन व्यापक स्तर पर जो है मकबरों का निर्माण, मकबरा का निर्माण जो है जहांगीर के समय हुआ था। मकबरा का निर्माण व्यापक स्तर पर जहांगीर के समय हुआ था। जहांगीर के काल को स्थापत्य कला के संदर्भ में विश्राम का काल कहा जाता है। विश्राम का काल, स्थापत्य कला के अंतर्गत जहांगीर के काल को विश्राम का काल कहा जाता है। विश्राम का काल, विश्राम का काल कहा जाता है। जहांगीर के बाद अगले बादशाह बने शाहजहां। जहांगीर के बाद आप सभी लोग जानते हैं अगले बादशाह कौन बने? शाहजहां। शाहजहां बने। शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी अधिक थी और स्थापत्य कला मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अपने चरम बिंदु पर शाहजहां के समय था। अपने चरम बिंदु पर शाहजहां के समय था, शाहजहां के समय था। और शाहजहां के शासनकाल को इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के बाद अगले मुगल बादशाह औरंगजेब बने। औरंगजेब की रुचि स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं थी और औरंगजेब के समय स्थापत्य कला का पतन होना शुरू हो गया, अवसान होना शुरू हो गया। औरंगजेब के समय जो है स्थापत्य कला का पतन या अवसान, अवसान या पतन होना शुरू औरंगजेब के समय हुआ। औरंगजेब के समय हुआ, औरंगजेब के समय पतन होना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में औरंगजेब का कोई योगदान नहीं रहा है। औरंगजेब जो है कोई मकबरा मस्जिद या नहीं बनवाया है, बनवाया है, लेकिन औरंगजेब बनवाने से ज्यादा तोड़ा, समझिए, बनवाने से ज्यादा तोड़ा। इसलिए यह माना जाता है कि औरंगजेब के समय स्थापत्य कला के क्षेत्र में अवसान होना शुरू हो गया था, यानी पतन होना शुरू हो गया। और औरंगजेब के बाद जो बादशाह बने हैं, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरूख सियर, मोहम्मद शाह, इन सभी को तो अपना खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे थे। मतलब इन लोगों की स्थिति तो ऐसी हो चुकी थी कि ये लोग जो है दाने दाने को तरस रहे थे। ये लोग दाने दाने को तरस रहे थे। तो इन लोगों का तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान ना के बराबर है, समझ गए, ना के बराबर है। तो इसलिए इन लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन स्थापत्य कला के संदर्भ में जो है मूल तौर पर बाबर से लेकर के औरंगजेब तक किसके समय को क्या कहा जाता है। और ध्यान रहे कि यह प्रश्न कई दफा, कई बोर्ड, कई परीक्षा पूछ दिया है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसलिए यह प्रश्न काफी चर्चित है और इसलिए यह बात आपको याद रहता है। लेकिन स्थापत्य कला की नींव किसके समय पड़ी, वास्तविक तौर पर विकास किसके समय हुआ, किसके शासनकाल को विश्राम का काल कहा जाता है, किसके शासनकाल को अवसान या पतन का काल कहा जाता है, तो क्या यह सब अपने आप में प्रश्न नहीं है? एकदम है, यह सब भी अपने आप में प्रश्न है। और जब यह सब भी अपने आप में प्रश्न है तो निश्चित तौर पर यह सब चीजें
चीज भी आपसे पूछा जा सकता है, समझ गए? तो ये सब चीज भी जो है आपको याद रखना है, क्लियर है? तो याद रखिएगा आप। तो इसके बाद अगर हम मुगल स्थापत्य कला को देखें तो जैसे मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह आपको मनसबदारी पर था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह आपको मनसबदारी पर था, मनसबदारी पर था। उसी प्रकार से मुगल स्थापत्य कला की जो सबसे बड़ी विशेषता, मुगल स्थापत्य कला की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है पिटरा ड्यूरा शैली। पिटरा ड्यूरा शैली मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता, विशेषता पिटरा ड्यूरा शैली। पिटरा ड्यूरा शैली मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, सॉरी, मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता पिटरा ड्यूरा शैली। अब क्या है ये पिटरा ड्यूरा शैली? तो देखिए होता यह था कि जैसे भवन का निर्माण लाल बलुआ पत्थर, पत्थर, संगमरमर, सफेद संगमरमर, इन सभी चीजों से होता था। तो मुगल काल के अंतर्गत वैसे भवन जिसका निर्माण मूलतः सफेद संगमरमर के प्रयोग से होता था, तो जो सफेद संगमरमर होता था ना, सफेद संगमरमर के ऊपर जो है मूल्यवान धातु को जड़ा जाता था। सफेद संगमरमर के ऊपर मूल्यवान धातु को जड़ा जाता था। तो सफेद संगमरमर के ऊपर मूल्यवान धातु को जड़ा जाना ही पिटरा ड्यूरा शैली कहलाता था। पिटरा ड्यूरा शैली कहलाता था। और पिटरा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग पहली बार एतमा-उद-दौला के मकबरा में किया गया था। एतमा-उद-दौला के मकबरा में जो है पहली बार पिटरा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया था। पिटरा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग जो है आपको किया गया था। तो अब देखिएगा ये प्रश्न जो है कई दफा पूछ चुका है कि मुगल प्रशासनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो उत्तर मनसबदारी पर था। वैसे ही ये भी तो पूछा जा सकता है कि मुगल स्थापत्य कला के क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो पिटरा ड्यूरा तकनीक या शैली, समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बादशाहों को देखें तो बादशाहों में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, ये सब चीज नहीं है नोट में। हेडिंग मार लीजिएगा मुगल स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य कला मुगल स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य कला लिखिएगा। स्थापत्य कला के अंतर्गत, स्थापत्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन, 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 कोमा, मस्जिद, मस्जिद, कोमा, मकबरा, 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 इत्यादि आते हैं। मकबरा इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। मुगल काल के अंतर्गत, उसी में मुगल काल के अंतर्गत स्थापत्य कला, मुगल काल के अंतर्गत स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास को लेकर, स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास को लेकर खुरदुरे पत्थर, खुरदरे पत्थर, खुरदरे पत्थर, खुरदरे पत्थर, खुरदरे पत्थर, कोमा, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, कोमा संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, कोमा संगमरमर, कोमा संगमरमर, संगमरमर इत्यादि का प्रयोग, इत्यादि का प्रयोग, इत्यादि का प्रयोग किया जाता था।
किया जाता था। नोट देकर के लिखिएगा अगला पॉइंट। मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता, 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 मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता पिटरा ड्यूरा शैली। मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता पिटरा ड्यूरा शैली, पिटरा ड्यूरा शैली। मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता पिटरा ड्यूरा शैली, शैली है। इस शैली के अंतर्गत इस शैली के अंतर्गत सफेद संगमरमर पर, सफेद संगमरमर पर, सफेद संगमरमर पर, सफेद संगमरमर पर, सफेद संगमरमर पर सफेद संगमरमर पर मूल्यवान धातु, मूल्यवान धातु, मूल्यवान धातु जैसे हीरा, सोना इत्यादि की जरावट, इत्यादि की जरावट, इत्यादि की जरावट की जाती थी, इत्यादि की जरावट की जाती थी, इत्यादि की जरावट की जाती थी। अब नीचे से आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, 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 अंतर्गत स्थापत्य कला, स्थापत्य कला की नींव, स्थापत्य कला की नींव बाबर के समय, स्थापत्य कला की नींव बाबर के समय पड़ी, स्थापत्य कला की नींव बाबर के समय पड़ी। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। स्थापत्य कला के क्षेत्र में वास्तविक तौर पर विकास, स्थापत्य कला के क्षेत्र में वास्तविक तौर पर विकास, स्थापत्य कला के क्षेत्र में वास्तविक तौर पर विकास, स्थापत्य कला के क्षेत्र में वास्तविक तौर पर विकास, विकास अकबर के समय हुआ, अकबर के समय हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में वास्तविक तौर पर विकास अकबर के समय हुआ, अकबर के समय हुआ, कोमा। जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला के संदर्भ में, जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला के संदर्भ में विश्राम का काल कहा जाता है। विश्राम का काल कहा जाता है। फुल स्टॉप। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर था। हाँ, उसी में
शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर था। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर था। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर था। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरम पर था। तो वहीं औरंगजेब के समय से ही औरंगजेब के समय से ही औरंगजेब के समय से ही मुगल स्थापत्य कला मुगल स्थापत्य कला का पतन होना शुरू हो गया। पतन होना शुरू हो गया। चलिए अब आगे आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। मुगल बादशाह बाबर को अगर आप देखेंगे तो जो मुगल बादशाह बाबर है, बाबर के द्वारा पानीपत आपको हरियाणा में पड़ता है, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। बाबर के द्वारा पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया गया। फिर बाबर के द्वारा मध्य प्रदेश के संभल में जो है जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। फिर आपको बाबर के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा के भीतर आराम बाग का निर्माण किया गया। यह सब निर्माण बाबर के द्वारा करवाए गए थे। और बाबर का एक सेनापति था, उसका नाम था मीर बकी। ऐसी मान्यता है कि बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में स्थित राम मस्जिद को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया और उस बाबरी मस्जिद को जो है ढा दिया गया। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर फिर से राम मंदिर निर्माण को लेकर निर्णय दिया है और अभी जो है राम मंदिर वहां पर बन रहा है। तो अयोध्या के भीतर आपको बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बकी के द्वारा करवाया गया था, मीर बकी के द्वारा करवाया गया। तो नीचे से आप लिखिएगा, बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद संभल में जामा मस्जिद, आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। वहीं बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया।
अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, फुल स्टॉप। अब आगे सुनिएगा। इसके बाद जो है बाबर के बाद आपको हुमायूं है। हुमायूं का स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान जो है नहीं रहा है, लेकिन हुमायूं ने दिल्ली के भीतर दिनपनाह नामक नगर को बसाया था। हुमायूं ने दिल्ली के भीतर दिनपनाह नामक नगर को बसाया और वहां पर एक पुस्तकालय का भी निर्माण जो है आपको हुमायूं ने करवाया। नोट में ये सब बात जो है आपको लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हुमायूं के निधन होने के बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं के निधन होने के बाद हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के स्मरण में हुमायूं के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा ये आपको दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका जो वास्तुकार था, इसका वास्तुकार जो है आपको मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग इसका वास्तुकार था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। मिर्जा गयास बेग ने ही जो डिजाइन तैयार किया, जो रूपरेखा दी, उसी के अनुसार दिल्ली के भीतर हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया। हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो है आपको करवाया गया। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यही मकबरा ताजमहल के निर्माण के प्रेरणा स्रोत भी है। यही मकबरा जो है ताजमहल के निर्माण के प्रेरणा स्रोत के तौर पर आपको याद किया जाता है और इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसे मुगलों का कब्रिस्तान इस वजह से कहा जाता है, विशेष तौर पर जो मुगल राज परिवार के लोगों का निधन होता था, तो मुगल राज परिवार के लोगों के निधन होने के बाद जो है उन्हें सामान्य तौर पर इसी में दफनाया जाता था। सामान्य तौर पर इसी में दफनाया जाता था। लगभग 100 से अधिक मुगल राज परिवार के लोगों को इस मकबरा में दफनाया गया। यही कारण है कि इस मकबरा को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और मुगल राज परिवार के लोगों ही नहीं बल्कि कई सारे मुगल बादशाह को भी इसमें दफनाया गया है। विशेष तौर पर आप याद कीजिए, रफीउद्दर्जात हो गए, रफीउद्दौला हो गए, इन लोगों को यहीं पर दफनाया गया था। समझ गए, इन लोगों को यहीं पर दफनाया गया था, तो इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। समझ गए। ऐसे इस मकबरा के विषय में मेरे ख्याल से नोट में पहले होना चाहिए, लेकिन स्थापत्य कला के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको फिर से हम लोग लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और याद ही होगा आपको। लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा डैश देकर लिखिएगा। यह मकबरा दिल्ली में है। यह मकबरा दिल्ली में है। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया। इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, फुल स्टॉप। इस मकबरे को ताजमहल
इस मकबरे को ताजमहल, ताजमहल का प्रेरणा स्रोत, इस मकबरे को ताजमहल का प्रेरणा स्रोत, ताजमहल का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, 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 फुल स्टॉप। इस मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान, इस मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद आगे है अकबर। अकबर तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको अभी से थोड़ा देर पहले बताए भी हैं और लिखाए भी हैं। बताए ये हैं कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य के अंतर्गत वास्तविक तौर पर अगर विकास किसी बादशाह के समय हुआ है तो वह बादशाह है अकबर, वह बादशाह अकबर है। देखिए अकबर जब बादशाह बने थे तो उस समय राजधानी आगरा थी, आगरा, और अकबर की ऐसी मान्यता थी कि राजधानी सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बादशाह रहता है तो राजधानी सुरक्षित होनी चाहिए। तो अकबर ने आगरा, जो कि उनकी राजधानी नगर थी, फिर अकबर ने अपनी राजधानी नगर फतेहपुर सीकरी को बनाया, फिर लाहौर को बनाया। आप याद कीजिए अकबर जब बादशाह बना था, हम आपको बताए हुए थे, जब अकबर पढ़ा रहे थे वहां पर भी हम आपको बताए होंगे, निश्चित तौर पर बताए होंगे। अकबर जब बादशाह बना था तो राजधानी नगर आगरा, बाद में जाकर के अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर को बसाया, तो फिर अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया, और फिर पानी की कमी के कारण अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, तो फिर अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। तो अकबर के समय 3 राजधानी, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर। तो अकबर इन तीनों राजधानी नगर का किलाबंदी किया, तीनों राजधानी नगर का किलाबंदी किया। अकबर ने आगरा के भीतर आगरा के किले का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी जब राजधानी बनाया तो फतेहपुर सीकरी का भी किलाबंदी करवाया, और जब लाहौर राजधानी बनाया तो लाहौर का भी किलाबंदी करवाया। ये 3 शहर ही नहीं बल्कि अकबर ने एक इलाहाबाद नामक शहर को बसाया था, और अकबर इलाहाबाद का भी किलाबंदी करवाया, इलाहाबाद का भी किलाबंदी करवाया। किलाबंदी में भी तो ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़, मजदूर सब चीज का प्रयोग होता है, जैसे भवन के निर्माण में होता है। तो ये जो अकबर के द्वारा किलाबंदी करवाए जा रहे थे, यह भी तो अपने आप में स्थापत्य कला के क्षेत्र में ही योगदान माना जाएगा। माना जाएगा कि माना जाता है, समझे, माना जाता है। तो अकबर ने आगरा के किला, फतेहपुर सीकरी के किला, लाहौर के किला और इलाहाबाद के किला का निर्माण करवाया। अकबर जैसे हर बादशाह का, जैसे आप ही हैं तो आपको हर शहर पसंद थोड़े आता होगा, नहीं आता होगा। पटना है, हो सकता है पसंद होगा भी, हो सकता है नहीं भी पसंद होगा, या फिर मान लिया जाए आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा, हो सकता है वही आपका पसंदीदा शहर हो, या फिर हो सकता है जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोई भी आपका पसंदीदा शहर हो सकता है। तो उसी प्रकार से अगर हम अकबर को देखें तो जो मुगल बादशाह अकबर है, अकबर फतेहपुर सीकरी को अपने सपनों का शहर बनाना चाहता था, अपने सपनों का शहर, स्वप्न नहीं, सपनों का शहर जो है अकबर बनाना चाहता था। अकबर ने अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा के अनुरूप फतेहपुर सीकरी को बसाया था, फतेहपुर सीकरी को बसाया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में ही है, आगरा के नजदीक ही फतेहपुर सीकरी है। उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा के नजदीक ही जो है आपको फतेहपुर सीकरी है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था और अपने मन मुताबिक फतेहपुर सीकरी को बसाया था। और जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी का डिजाइन, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का डिजाइन जो है आपको बहाउद्दीन ने किया था। बहाउद्दीन, अताउल्लाह जो है ना वो बीबी के मकबरा का डिजाइनर था, समझिए। कोई बोल रहा था अताउल्लाह, वो बीबी के मकबरे का डिजाइनर था, समझिए। आप ही बोल रहे थे, आप बोले थे। तो ये जो फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी का जो डिजाइनर था, जो वास्तुकार था, उसका नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन, अकबर के दिशा निर्देश पर ही बहाउद्दीन नामक वास्तुकार ने फतेहपुर सीकरी को बसाया। और जो फतेहपुर सीकरी है
यहां पर अकबर कई सारे भवनों का निर्माण करवाया। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, शीश महल, ये तमाम भवनों का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सिकरी में ही करवाया। अकबर के समय अगर किसी शहर का स्थापत्य कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो वह शहर है फतेहपुर सिकरी। वह शहर है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो आप जो है इसको याद रखिएगा। हाँ तो लिखाएंगे जी, हे भगवान, लिखाएंगे लिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के विषय में हम आपको यह बात बताए थे कि जो जहांगीर है, इनके शासनकाल को तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में विश्राम का काल कहा जाता है, लेकिन ध्यान रहे कई सारे मकबरों का निर्माण विशेष तौर पर, मकबरा का निर्माण विशेष तौर पर जहांगीर के समय हुआ। जैसे जहांगीर के पिता अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा आगरा में ही पड़ता है, आगरा के निकट ही सिकंदरा है। तो जहांगीर के समय अकबर के मकबरा का निर्माण सिकंदरा में हुआ। जहांगीर के समय उनके ससुर एतमाउद्दौला, जिसे उन्होंने एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी, एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण आगरा में हुआ, नूरजहां ने करवाई। और एतमाउद्दौला के मकबरा में ही पहली बार पिटराड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ था। और उसके बाद पिटराड्यूरा शैली का प्रयोग आम बात हो गया। पिटराड्यूरा शैली का प्रयोग जो है मकबरा में, मस्जिद में, भवन में आम बात हो गई। लेकिन पहली बार जो है आपको हुआ था कहां पर? एतमाउद्दौला के मकबरा में, जो कि आगरा में है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। फिर आपको जहांगीर के समय जहांगीर की एक प्रेमिका थी, उनका नाम था अनारकली। अनारकली के विषय में हम आपको बताए होंगे। देखिए, जो अनारकली थी सुंदर थी, आकर्षक थी। कैमरा लगा हुआ है, चिंता मत कीजिए, वो पता चल जाएगा, चून करके मारेंगे हम। बगले में लगाओ, आप ही लोग के बगल में लगाओ, देखिए ना, ऊपर थोड़ा निहार लीजिए। साउंड भी वो कैप्चर करता है। चलिए सुनिए, देखिए, जहांगीर की प्रेमिका अनारकली थी और बेसिया थी, सुंदर थी लेकिन बेसिया थी। अकबर नहीं चाहता था कि जहांगीर उसके साथ रहे, जिस वजह से अकबर जो है अनारकली को अपने साम्राज्य से बाहर करवा दी, लाहौर भेज दी। समझिए, लाहौर भेज दिया अकबर। तो जो है आपको अनारकली लाहौर में ही रहने लगी और लाहौर में ही रहते हुए अनारकली का निधन हो गया। और जब ये खबर जहांगीर को लगी तो जहांगीर ने अनारकली के मकबरे का निर्माण लाहौर में करवाया। जहांगीर ने अनारकली के मकबरे का निर्माण लाहौर में करवाया। और जहांगीर बेहद प्रेम करता था अनारकली से। भले ही नूरजहां या और भी कई सारी महिलाओं के साथ जहांगीर का संबंध रहा हो, लेकिन जैसे शाहजहां मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करता था, वैसे ही जो है आपको जहांगीर अनारकली से करता था। और जहांगीर की यह इच्छा थी कि उनका भी मकबरा लाहौर में ही बने, उनका भी मकबरा लाहौर में ही बने। और जहांगीर अपने जीवन के अंतिम समय में लाहौर चले गए थे और लाहौर में ही उनका निधन हुआ और लाहौर के शहादरा में ही जो है उन्हें भी दफना दिया गया। मतलब उनका भी मकबरा जो है आपको लाहौर में ही जहांगीर का भी मकबरा है। और इसके बाद जो है एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जहांगीर के गुरु थे, जहांगीर के गुरु थे। पढ़ाते हुए हम आपको बताए थे, आप याद कीजिए, जहांगीर के गुरु थे। हाँ, बेरम खां का पुत्र था, बेरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना, और जहांगीर के गुरु थे, जहांगीर के गुरु थे। तो जहांगीर अपने गुरु का भी सम्मान करता था। तो जहांगीर ने अपने गुरु के सम्मान में, अब्दुल रहीम खाने खाना के सम्मान में, उनके निधन होने के बाद दिल्ली में उनके मकबरे का निर्माण करवाया। तो जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा जो है आपको दिल्ली में है और इनके मकबरे का निर्माण जो है आपको जहांगीर ने करवाया। फिर कश्मीर के भीतर निशांत बाग को बसाया था, कश्मीर के भीतर निशांत बाग को जो है आपको जहांगीर ने बसाया था। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये जहांगीर का योगदान है। जहांगीर के बाद अगले मुगल बादशाह आपको शाहजहां बने। और आप सभी लोग जानते हैं शाहजहां के समय में जो मुगल स्थापत्य कला था वह अपने चरम पर था। शाहजहां की रुचि स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी अधिक थी। आज के डेट में जो महत्वपूर्ण पर्यटनीय स्थल है, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, दिल्ली का जामा मस्जिद हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, इन सभी का निर्माण जो है आपको शाहजहां के द्वारा ही करवाए गए थे। देखिए, ये सब भव्य था। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खर्च किया गया होगा, कितना भव्य था, कि आज भी पर्यटनीय स्थल बनकर के है। पहले के शाहजहां के समय के पहले के जो मकबरा, मस्जिद या अन्य भवन है,
वो उतना अधिक चर्चा में है नहीं है, उतना अधिक पर्यटनीय स्थल के तौर पर है नहीं है, लेकिन शाहजहां इतनी भव्यता के साथ भवनों का निर्माण करवाया या मस्जिद का निर्माण करवाया जो आज भी एक पर्यटनीय स्थल के तौर पर है, और आज भी उसका विकास जो है लगातार आज भी वो लोग देखने के लिए जो है उसको आते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब के समय तो स्थापत्य कला का पतन होना शुरू हो गया, लेकिन ध्यान रहे कि लाहौर में बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनाया था, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, और जो बीबी का मकबरा था उसका वास्तुकार था अताउल्लाह। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वास्तुकार पूछा जाता है आपको। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग, फिर जो है आपको ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार बहाउद्दीन, और बीबी के मकबरे का वास्तुकार अताउल्लाह। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो अभी आपको याद है, लेकिन ऐसे हमेशा याद नहीं रहेगा, समझ गए, लेकिन याद रखना है और पूछा जाएगा। हम आपको बताते हैं कि कॉमन विद्यार्थी जब ये प्रश्न पूछा जाएगा ना, इसको छोड़ करके, किसको क्या कहते हैं, ताजमहल को छोड़ करके, ताजमहल के वास्तुकार को छोड़ करके अगर अन्य के वास्तुकार आपसे पूछे जाएंगे तो फिर जो है नहीं बता पाएगा, समझ गए, सामान्य लड़का नहीं बता पाएगा, तो आपको सामान्य से थोड़ा सा तो ऊपर उठना ही होगा अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आप नीचे से आप लिखना प्रारंभ कीजिए फटाक से, जल्दी लिखिए। अकबर, हेडिंग मान लीजिए अकबर। कॉपी ना है जी, यही लड़की यही है, कॉपी क्या हुआ, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने से थोड़े कुछ होगा, एक तो शर्म आना चाहिए तो दांत निकालती है, कॉपी ना है ऊपर से दांत निकालती है, बताइए, लिखिए। अकबर ने आगरा का किला, कोमा फतेहपुर सीकरी का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया, फुल स्टॉप, का निर्माण करवाया। अकबर ने उसी में अकबर ने अपने सपनों के शहर के तौर पर फतेहपुर सीकरी को बसाया, फतेहपुर सीकरी को बसाया। इस शहर के वास्तुकार बहाउद्दीन था, इस शहर का वास्तुकार बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन लिखा हुआ होगा कहीं, हाँ लिखा हुआ है, इस शहर के वास्तुकार बहाउद्दीन था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निम्न भवन जैसे दीवाने आम, दीवान ए खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, कोमा सलीम चिश्ती का मकबरा, कोमा बुलंद दरवाजा, कोमा हवा महल, कोमा पंचमहल,
कोमा मीना बाजार, हवा महल कोमा पंचमहल कोमा मीना बाजार, हवा महल कोमा पंचमहल कोमा मीना बाजार, मीना बाजार कोमा बीरबल का महल, बीरबल का महल, बीरबल का महल कोमा जोधा का महल, जोधा का महल, जोधा का महल, जोधा का महल कोमा मरियम का महल, मरियम का महल, मरियम का महल इत्यादि का निर्माण करवाया। आगे हेडिंग मारिएगा जहांगीर। जहांगीर यानी कहने का मतलब यह हुआ, क्या हुआ जानते हैं कि जो आपको जोधा का महल है, मरियम का महल है, बीरबल का महल है, पंचमहल है, शीश महल है, मीना बाजार है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, ये सब कहां है? फतेहपुर। और इस सब का निर्माण कौन करवाया? कौन करवाया? अब आगे हेडिंग मारिए जहांगीर। जहांगीर 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 लिखिएगा। एक मिनट सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। और अकबर के मकबरा पर जो है ना, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई चारों शैली का प्रभाव है। यानी स्थापत्य कला के अंतर्गत हिंदू शैली, इस्लामी शैली, बौद्ध शैली, ईसाई शैली, ईसाई जैन है, ईसाई ठीक है, ईसाई, इन चार धर्मों के भवन निर्माण शैली का प्रभाव। हर धर्म में भवन निर्माण का अपना एक तरीका होता है, समझिएगा, हर धर्म में अपना एक अलग तरीका होता है। तो जो आपको अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था, तो अकबर के मकबरा पर हिंदू, इस्लामी, बौद्ध और ईसाई चारों धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है और अपवाद स्वरूप बात है। तो ऐसे ये प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता है। आपसे यह बात पूछा जा सकता है, कौन बादशाह है जिनके मकबरे पर इन चार धर्मों के निर्माण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। समझ रहे हैं हम क्या बोल? तो नीचे से लिखिएगा, जहांगीर में लिखिए ना महाराज, जहांगीर डैश देकर लिखिएगा, जहांगीर डैश देकर लिखिएगा, लिखिएगा। जहांगीर के समय, जहांगीर के समय अकबर का मकबरा 15 दिसंबर क्रॉस कर रहा है, तो अब ठंडा नहीं आएगा तो कब आएगा? पंखा चलाना। हाँ, जहांगीर के समय अकबर का मकबरा कोस्ट में सिकंदरा, कोस्ट में सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा कोस्ट में सिकंदरा, कोस्ट बन कोमा एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा हम नहीं लिखेंगे, इससे पहले एतमाउद्दौला लिख चुके हैं, 72 बार हम ही लिखेंगे। एतमाउद्दौला का मकबरा कोस्ट में आगरा। आगे अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा कोस्ट में दिल्ली, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा कोस्ट में दिल्ली, कोस्ट में दिल्ली। अनारकली का मकबरा, अनारकली का मकबरा, अनारकली का मकबरा कोस्ट में लाहौर, 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 लाहौर। दिलकुशा बाग, दिलकुशा बाग लिख दे, दिलकुशा हो गया। दिलकुशा बाग लाहौर में है ये, दिलकुशा बाग लाहौर में है ये। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है ये, शालीमार बाग
शालीमार बाग जम्मू कश्मीर, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर, बाग जम्मू कश्मीर इत्यादि का निर्माण, इत्यादि का निर्माण, इत्यादि का निर्माण हुआ, इत्यादि का निर्माण हुआ हुआ। अब एक दो पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। अकबर के मकबरा, अगला पॉइंट, अकबर के मकबरा, अकबर के मकबरा पर हिंदू इस्लामी, हिंदू इस्लामी बौद्ध, बौद्ध बौद्ध बौद्ध, हिंदू इस्लामी बौद्ध, हिंदू इस्लामी बौद्ध, बौद्ध ईसाई, ईसाई चारों धर्म के, चारों धर्म के निर्माण शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे, नूरजहां ने का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे, नूरजहां ने, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, नूरजहां ने, नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाई। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग, सर्वप्रथम पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग, सर्वप्रथम पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग। ए हीरो, को है जी, कहां गया रोशन सिंह? फांसी पे लटका देंगे उसको। कहां गया रोशन सिंह? उधर ताला मारिए ना, उधर काहे ताला मार देते हैं? अजीब हाल है आप लोग का, एक ही बात को 72 बार बोलना होता है हमको। सर्वप्रथम पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग, पिट्राड्यूरा शैली का प्रयोग एतमाउद्दौला के मकबरा में हुआ था, एतमाउद्दौला के मकबरा में हुआ था, एतमाउद्दौला के मकबरा में हुआ था। आगे हेडिंग मारिए, शाहजहां, डैश देकर लिखिएगा। शाहजहां ने शाहजहां ने आगरा में ताजमहल, कोमा, आगरा में ताजमहल और दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला का निर्माण करवाया। आगे लिखिएगा, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद, औरंगजेब डैश देकर, औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद, औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, कोमा, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, मोती मस्जिद और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरा, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरा, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया।
नीचे से। बीबी के मकबरा में, बीबी के मकबरा का वास्तुकार अताउल्लाह था। अताउल्लाह, बीबी के मकबरे का वास्तुकार अताउल्लाह, अताउल्लाह था। बीबी के मकबरे का वास्तुकार अताउल्लाह था। चलिए 1 मिनट में आइए इसको याद कीजिए, ठीक है, पागल की तरह। कैसे? हाँ, ऐ रोशन सिंह गेट पे खड़ा रहिए, एगो लड़का ने बाहर जाना चाहिए, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या? मुगल स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या? पिटरा ड्यूरा शैली, ठीक है। आगे बताइएगा, मुगल स्थापत्य कला की नींव किसके समय? वास्तविक विकास, स्थापत्य कला का विश्राम का काल, मुगल स्थापत्य कला चरम पर, अवसान या पतन का काल, अवसान या पतन का काल। पानीपत में काबुली मस्जिद, संभल में जामा मस्जिद, आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने? मीर। मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कहां है ये? इसका वास्तुकार, इसका निर्माण कौन करवाई है? ताजमहल के निर्माण का प्रेरणा स्रोत, ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने? फतेहपुर सीकरी शहर को किसने बसाया? फतेहपुर सीकरी का डिजाइनर कौन था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, शीश महल, हवा महल, मीना बाजार, इस सब का निर्माण कौन करवाया है? आगे बताइएगा कि जो है आपको अकबर के मकबरा का निर्माण कौन करवाया? अकबर का मकबरा। और किस बादशाह का मकबरा के ऊपर हिंदू, इस्लामी, बौद्ध, ईसाई चारों किस? अकबर ना। चलिए ठीक है। दिलकुशा बाग लाहौर में, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में कौन बनवाया? जहांगीर ने। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहां है? दिल्ली। कहां है? अनारकली का मकबरा लाहौर, जहांगीर का मकबरा लाहौर कहां है? और इस सब का निर्माण किसके समय हुआ? जहांगीर के समय हुआ। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल? शाहजहां। इसके बाद आगे बताइएगा, आगरा में ताजमहल, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? और आगे बताइएगा, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने, और लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण, और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में कौन बसाया? बीबी के मकबरे का वास्तुकार कौन था? अताउल्लाह। दीजिए होमवर्क पूछते हैं। सबसे पहले दीजिए क्वेश्चन बैंक। हाँ ये दीजिए ना, उससे हम थोड़े पूछेंगे, हमको कुत्ता काटा हम उससे पूछेंगे। इतना दिमाग हमको भी है कि कहां से देंगे हम सबको। बकलोल भी